हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम कुछ प्रश्न इतिहास को लेकर आए हुए हैं जो कि अभी से कुछ देर पहले मैं करा रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से मैं नहीं करा पाया था। तो ठीक है, पुनः मैं करा रहा हूँ। तो चलिए, मैंने करा दिया था 30 क्वेश्चन करा दिया था। चलिए 31वां क्वेश्चन से करा रहा हूँ कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसकी रचना किस वर्ष किया गया था? प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था, जिनका लेखक का नाम है कार्ल मार्क्स। आगे, ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? जर्मनी और रूस के बीच। ब्रेस्ट लोटवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। हाँ जी। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा का जेदान और चौथा है कार्ल मार्क्स। था कार्ल मार्क्स को क्या कहता है? साम्यवाद का जनक कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को? तो हिंद चीन में कॉलोन जो कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? हाँ जी, अंकोर वाट की मंदिर कहाँ है? तो वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा अंकोर वाट की मंदिर जो है कंबोडिया में है। चलिए, अंकोर वाट का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य वर्णियम द्वितीय ने कराया था। यहाँ पर किस भगवान का मंदिर है? तो अंकुर वाट में भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकुर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तितसीन, कैटेन, हो ची मिन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। जो ये समझौता हुआ था, कहाँ हुआ था? हनोई समझौता के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है ना जी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाउ। फान बोई चाउ स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। आगे, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 1875 ईस्वी में। कंबोडिया कहाँ की राजधानी है? कंबोडिया कहाँ की राजधानी है? पहला ऑप्शन हनोई, दूसरा नोमपेना, तीसरा बैंकॉक, चौथा ओटावा। तो नोमपेना की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया। वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ? वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 1975 ईस्वी में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर जब 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में। आइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ। अगला, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस स्थान का चयन किया था? डांडी को। किसको? डांडी को। किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि
लौटा दी। किस घटना के विरुद्ध में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो दांडी यात्रा से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में। कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, बिहार से। ठीक है। बिहार में इनको किसने बुलाया था? एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। चलिए, चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था? तो नील की खेती के विरोध में, जिसे तिनकटिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना जी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अभी हमने पढ़ा तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तिनकटिया प्रणाली थी किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर, किसान पर थी। ठीक है ना। तिनकटिया प्रणाली किसान पर लागू थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 के बी हेडगेवार ने। 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने क्या किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनके थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र चटर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था जी? तो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसमें जनरल डायर ने गोलियां अंधाधुंध चलवा दी थी। वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1915 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद दिया गया? तो बारदोली में एक किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसी समय इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक के नाम क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। रामपा विद्रोह कब हुआ था जी? रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था।
दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ये रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे। चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किनको सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान को। खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलो जी, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह था ये केरल में हुआ था। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लेंस का आविष्कार किया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, जिसे हम लोग लेबर डे कहते हैं, मजदूर दिवस कहते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। पूछ देगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो जमशेदजी टाटा। कब हुआ था? किस वर्ष? तो 1907 ईस्वी में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1854 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री वयस्कों को मताधिकार का प्रयोग सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1918 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहली बार फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। उसी समय ये लिया गया निर्णय कि बाल श्रम पर भी रोक लगाया जाए, यानी जिन बच्चों को बाल श्रमिकों को काम न दिया जाए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। कहता है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। गोलघर पटना में है। 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो गोलघर का निर्माण अनाजों को रखने के लिए किया गया था। बिहार के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना। चलिए, 100वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। ठीक है, आइए कुछ हम सब्जेक्टिव प्रश्न को कर लेते हैं।
कहता है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहली बार हम उत्तर लिखते हैं। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस का क्रांति हुआ था तो उस समय जो शासक था लुई 16वां था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वाल्टायर, रूसो एवं मानेसू ने आगे बढ़ाया। चलिए अगला, सामंतवाद क्या है। सामंतवाद क्या है। सामंतवाद क्या है तो देखिए, साधारण सी भाषा कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसान से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। आसान भाषा में सामंतवाद किसे कहते हैं। शासन की वैसी प्रणाली जिसमें सामंतों एवं जिम्मेदारों को किसान से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो मध्यम वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाहन छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, मध्यम वर्ग कहलाते हैं। ठीक है जी। समाज का वैसा वर्ग जो अपना जीवन निर्वाहन के लिए छोटे छोटे व्यापार तथा नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। सर्वाहार वर्ग किसे कहते हैं। सर्वाहार वर्ग यानी सर्वाहार, सर्वजोड़ आहार। ठीक है। समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, मजदूर शामिल होते हैं, किसान, उसे सर्वाहार वर्ग कहते हैं। कि वैसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर तथा किसान शामिल होते हैं, उसे सर्वाहार वर्ग कहते हैं। समाज के वैसे लोग जिसमें गरीब, मजदूर और किसान शामिल होते हैं, उन्हें सर्वाहार वर्ग कहा जाता है। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है। चलिए, साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद क्या है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। साम्राज्यवाद क्या है। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक बलवान व्यक्ति के द्वारा कमजोर व्यक्ति को पटक पटक के मारने की घटना को साम्राज्यवाद कहते हैं। तो यहाँ पर देशों के थ्रू है कि एक बड़ा देश, एक शक्तिशाली देश द्वारा एक कमजोर देश पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, साम्राज्यवाद कहा जाता है। 1789 ईस्वी के फ्रांस के क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है। 1789 ईस्वी के फ्रांस के क्रांति के बाद किए गए मुख्य कार्य क्या है। चलो भाई, 1789 ईस्वी के फ्रांस के क्रांति के बाद बहुत सारे कार्य किए गए। क्या क्या किए गए जी। चलिए, फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, नया संविधान बनाया गया, सभी को समान अधिकार दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया, नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। ठीक है। तो 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में कौन कौन से कार्य हुए। तो सबसे पहला तो वहाँ पर नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, नया संविधान बनाया गया, सभी को समान अधिकार दिया गया, सामंतवादी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, आंतरिक आयात निर्यात कर के समाप्त कर दिया गया, नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा के दर्जा दिया गया, अपना एक राष्ट्रगान बनाया गया। ठीक है।
जलवे राइन क्या है? जलवे राइन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 में परासा ने किया था। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था। इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया था। तो सबसे पहला प्रश्न, जलवेरिन क्या है? जलवेरिन एक व्यापारिक संस्था थी। जलवे राइन की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1834 ईस्वी में। जलवे राइन की स्थापना कौन सा देश ने किया था? तो परासा ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जलवे राइन का मुख्य उद्देश्य था व्यापारियों का हितों का रक्षा करना। ठीक है। वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था? वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप के राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। 1789 ईस्वी से 1815 तक जो भी घटना घटी थी उसे दोहराया ना जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया था उसे दबा दिया जाए। कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कहता है वियना सम्मेलन में ये हुआ कि वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन ने जो भी काम लाए थे, नेपोलियन द्वारा जो भी कार्य चालू किया गया था उन कार्यों को बंद कर दिया गया और कहा गया कि जिस तरह से है उसी तरह से उसी की स्थिति पर इसे रहने दिया जाए ताकि यहाँ पर विकास न हो सके। आगे मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं? मेटरनिक काल, आइए 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल कहा जाता है। ठीक है। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था। ठीक है। मेटरनिक काल कब से कब तक को कहा जाता है? तो मेटरनिक काल होता है, मेटरनिक काल 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है ना जी। मेजनी कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यरत लेखक तथा दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना की तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। चलिए इस पॉइंट से निकालते हैं। मेजनी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। किसे इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? किस व्यक्ति को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? तो मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक है जी। मेजनी किस प्रकार का व्यक्ति था? मेजनी एक लेखक और दार्शनिक भी था। ठीक है जी। मेजनी ने किस वर्ष एक नागरिक आंदोलन चलाया था? मेजनी ने किस वर्ष एक नागरिक आंदोलन चलाया था? तो मेजनी ने 1830 ईस्वी में एक नागरिक आंदोलन चलाया था। ठीक है। पूछेगा प्रश्न कि मेजनी ने जब नागरिक आंदोलन चलाया था तो क्या जनता उनके समर्थन में थी? जी हाँ, मेजनी ने जब नागरिक आंदोलन चलाया था तो जनता उसके समर्थन में थी। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किस वर्ष किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।